हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को आगे का टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। आज ही मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड करी थी ऑन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट। यहाँ तक मैंने सारा आपको टॉपिक करा दिया है। अगर अभी तक किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, अभी हमारा जो है ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2। अब इस पार्ट के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो हमने ड्यू डेट की थी, जो आप इंस्टॉलमेंट्स की ड्यू डेट्स थी। उन ड्यू डेट पर कई बार क्या होता है, एडवांस टैक्स पर इंटरेस्ट लगता है। जैसे अगर पेमेंट नहीं करी है एडवांस टैक्स की तो जो है इंटरेस्ट लगेगा। अब उस इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितना डिफ़ॉल्ट पर कैसे इंटरेस्ट लगता है। उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप अटैम्प्ट करोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके जाएं। ये जो आप लाइक करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, तो इन्हीं से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और कंटेंट क्रिएट करूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेक्शन 234B। ठीक है, अब इस टॉपिक में है क्या, ध्यान से सुनना। मेन जो टॉपिक्स हैं मैं आप लोगों को वो डीपली करा दूंगी। तो सबसे पहला क्या है कि जो असेसी है जिसको एडवांस टैक्स पे करना है अंडर द सेक्शन 208, वो लायबल है इस सेक्शन के अंडर पे करने के लिए एडवांस टैक्स, बट वो फेल हो जाता है उसको पे करने के लिए। तो उस सेक्शन के अंडर द सेक्शन 210 अगर उसने अपने एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है वो 90% से कम किया है। क्या बोला मैंने कि अगर किसी भी असेसी ने अपने एडवांस टैक्स का जो पेमेंट है वो 90% से कम किया है। मान लो उसका एडवांस टैक्स जो है वो बनता है 10,000 और उसका अगर 90% यानी 9,000 अगर उसने पे कर दिया तो इट्स गुड एंड वेल। बट अगर उसने उससे कम पेमेंट की है, उतनी एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं की है, तो वो क्या करेगा, वो एक सिंपल इंटरेस्ट देने के लिए लायबल होगा। और वो इंटरेस्ट क्या होगा, 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ। 1 मंथ और अ पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब है कि अगर मान लो कि आपका जो इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, अगर मैं 15 मार्च के बाद की बात करूं तो अगर आपका इंटरेस्ट मान लो बनता है कि यानी आपने अप्रैल 15 हो गया अब, ठीक है, अप्रैल का सिर्फ आधा महीना ही गुजरा है, बट उसको भी आप फुल मंथ की तरह ट्रीट करोगे। क्लियर है? अगर आपका आधा मंथ भी गुजरा है तो उसको आप फुल मंथ की तरह ट्रीट करके उस मंथ का भी इंटरेस्ट लगाएंगे। और उस मंथ का इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1% का लगेगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन में। देखो, सीधा एक्सप्लेनेशन में आओ। एक्सप्लेनेशन से पहले यहाँ पे एक लाइन बोर्ड रखी है, इंटरेस्ट शॉल बी चार्ज फ्रॉम 1 अप्रैल नेक्स्ट फॉलोइंग सच फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम अंडर द सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 और द रेगुलर असेसमेंट ऑन एन अमाउंट इक्वल टू द असेस टैक्स और एन अमाउंट by which the advance tax paid as aforesaid falls short for the assessed tax as the case may be। जो भी आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा वो आपका चार्ज होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर पर। और उसमें आपने ये देखना है कि आपका जैसे रेगुलर असेसमेंट किस तरह से है। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट पे कितना टैक्स असेस्ड हुआ है, वो आपके कितने, जो आपका एडवांस टैक्स जो शॉर्ट पड़ गया जो आपने नहीं दिया है उसके कितने बराबर है, ये सारा चेक करना है। अब ये असेस टैक्स क्या होता है उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है नीचे। तो आपने देखो क्या कर बोला हुआ है असेस टैक्स में। असेस टैक्स में आपने ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपका जो असेस टैक्स अगर बोल दिया गया है तो असेस टैक्स का मतलब है कि ये वो टैक्स है जो कि पहले से ही आपकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर कैलकुलेटेड है। ठीक है, ये वो टैक्स होता है। और ये टैक्स किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, जैसे भी आपकी रिटर्न जो है आप फर्निश करते हैं, आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस टाइम पर उस बेसिस के ऊपर ही इसका डिटर्मिनेशन होता है। जैसे आपकी रेगुलर असेसमेंट होती है वैसे ही इसका टैक्स जो है आपका निकाला जाता है। अब टैक्स कैसे निकाला जाता है, जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से आप लेस करेंगे, आपका जो भी डिडक्शंस हैं वो लेस करेंगे तो आपका नेक्स्ट टैक्स पेबल आ जाएगा। अब उस नेक्स्ट जो नेट आपका टैक्स पेबल आया है उसमें नेक्स्ट आप क्या करोगे,
माइनस करोगे TDS, ठीक है, TCS, कोई भी आपको टैक्स रिलीफ मिली अंडर द सेक्शन 89, या अगर आपको किसी भी तरह का टैक्स क्रेडिट अलाउ किया गया है जो भी आपके लॉसेस हैं उनको सेटअप करने के लिए, तो वो भी आप क्या करेंगे, उसके अंदर से डिडक्ट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं असेस टैक्स। देखो अब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन वाला मैं एक बार आपको ढंग से बता रही हूँ। आपका है असेस्ड टैक्स। अब ये असेस टैक्स क्या होता है, जो आपकी टोटल इनकम आती है उस टोटल इनकम में से आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं जो भी आपको डिडक्शंस देनी होती है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, नेट इनकम या फिर टैक्स पेएबल आप बोल सकते हैं, टैक्स पेएबल। अब ये जो आया इसी में से ही आपके एडवांस टैक्स की जो है इंस्टॉलमेंट्स निकलती हैं। अब वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे निकलती हैं, उन ड्यू डेट के अकॉर्डिंग निकलती हैं। उसके बाद आपका क्या है, ये जो आपका आया होता है टैक्स पेएबल, इसमें आप क्या डिडक्ट करते हो, TDS, फिर डिडक्ट करते हैं TCS, या आपको किसी भी तरह का टैक्स क्रेडिट जो है वो अगर अलाउड किया गया है, सेट ऑफ द लॉसेस वगैरह सेट ऑफ करने के लिए अलाउड है, या फिर अगर आपका जो है आपको रिलीफ मिला हुआ है अंडर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग, आपको कुछ रिलीफ मिला है वो आपको अलाउड है, तो वो भी आप क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। इस तरह से सारा का सारा जो प्रोसेस है वो चलता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो देखो ध्यान से। सेकेंड इन्होंने बोला कि कहीं भी अगर आपने जो भी अपनी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम की है बिफोर द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट, यानी अगर आपने अपना जो भी इनकम डिटरमाइन किया है उससे पहले या आपका जो रेगुलर असेसमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, या फिर आपने जो है सेल्फ असेसमेंट के तौर पर या सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर आपने जो है टैक्स को पे कर दिया है, तो जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से कंप्यूट होगा। सबसे पहला बोला इन्होंने कि इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा फोरगोइंग प्रोविजंस, यानी 1 अप्रैल से टिल तब तक का डेट जब तक कि आपने टैक्स पे नहीं किया है तब तक का इंटरेस्ट लगेगा। मान लो कि आपने मई में जाके टैक्स जो है मई 15 को पे किया, मान लिया, ठीक है। अब मई 15 को अगर आपने टैक्स पे किया है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपका अप्रैल है, मई है, मई का भी एक बार पार्ट ऑफ मंथ आप लेंगे, तो वहाँ तक जो भी आपका इंटरेस्ट बनता होगा वो इंटरेस्ट भी आप लगाते हुए जाएंगे। उसके बाद है देयर आफ्टर, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हुआ है सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पर ही, और उसके साथ साथ आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, पेड फॉल्स शॉर्ट फॉर द असेस्ड टैक्स, यानी अगर आपका जो असेस्ड टैक्स बनता था, ठीक है, उससे कम पे कर दिया है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से आपको जो उसका इंटरेस्ट है वो लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पे करना चाहिए था 10,000 रुपीज़ और आपने पे कर दिया 8,000 रुपीज़, अब जो 2,000 रुपीज़ अब आप बाद में पे करोगे तो वो आप इंटरेस्ट के समेत पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कभी भी एज अ रिजल्ट कोई ऑर्डर आ जाता है रीअसेसमेंट का, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका अमाउंट ऑफ टैक्स बनेगा उसके साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज होगा। तब तक की डेट जब तक कि आपका जो रेगुलर असेसमेंट हुआ उस डेट से लेकर कब तक होगा, जब आपका दोबारा से रीअसेसमेंट होगा तब तक की डेट में जो भी इंटरेस्ट बनता होगा, जितने भी मंथ्स का इंटरेस्ट बनता होगा वो भी आपका चार्ज होगा। और उसके साथ साथ आपने जो भी पेमेंट करनी है टैक्स की, उसके साथ साथ आप जो है इंटरेस्ट की पेमेंट भी करोगे। फिर नेक्स्ट है, जो भी आपका अमाउंट जो है इंटरेस्ट का जो चार्ज किया गया था, अगर अमाउंट आपका वेरिड करता है, यानी कि डिफरेंट है, आपने अपनी तरफ से जो सेल्फ असेसमेंट है वो किया है और बाद में अगर किसी तरह से रिवीजन के अकॉर्डिंग या अपील के अकॉर्डिंग या कोई भी मिस्टेक या कोई सेटलमेंट हुई है, उसका रेक्टिफिकेशन हुआ है मिस्टेक का, या किसी भी तरह की कोई सेटलमेंट हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी अमाउंट वेरी करता है तो उस अमाउंट पर भी आपको वो अमाउंट भी या तो आपको कह सकते हैं रिफंड हो जाएगा, या फिर अगर आपको और पे करना होगा तो वो भी आपका पूरा से दोबारा रिवाइज्ड होगा और आप वो भी पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू सेक्शन 234B। अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स आपको दिखाई हुई हैं, अप्रैल 1, 2022 से आई हुई हैं।
और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो भी मैं आपको चैप्टर्स करा रही हूँ, ठीक है, अभी कुछ मंथ्स पहले से ही जो भी मैं आपको चैप्टर्स करा रही हूँ वो चैप्टर्स मैं आपको न्यू बुक में से ही करा रही हूँ। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि किस तरह का क्या चेंज आया है, कोई चेंज तो नहीं आ गया, तो आपने उसकी चिंता करनी ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतना मुझे भी पता है कि कहीं ना कहीं होता है कि चेंज आ जाता है, तो इसलिए मैं जो भी टेक्स्ट पढ़ाती हूँ वो मैं आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही कराती हूँ। चलिए, नेक्स्ट है अंडर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड सब सेक्शन 3। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स ऑन टोटल इनकम as determined under subsection 1 of section 143 shall not include additional income tax if any payable under section 140B or section 143। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो आपका टैक्स पे किया जाता है या आपने जो भी डिटरमाइन किया है टोटल इनकम पर, लेकिन किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 143 का सब सेक्शन 1, तो वो आपके एडिशनल इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने उनको पेमेंट जो है की गई है वो सेक्शन 140B के अंदर या फिर सेक्शन 143 के अंदर की गई है, तो वो आपका एडिशनल टैक्स पेबल नहीं माना जाएगा, वो उसमें इंक्लूड ही नहीं होगा। सेकेंड उन्होंने बोला कि इसी पर्पज़ के लिए अगर आपने जो है अपना इनकम टैक्स जो है डिटरमाइन किया है वो रेगुलर असेसमेंट के लिए किया है, तो भी अगर आपने वो सेक्शन 140B के अंदर किया है तो वो भी एडिशनल एडिशनल इनकम टैक्स पेबल के अंडर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे बस इतनी सी बात बोल रखी है, बाकी ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अमेंडमेंट बस आपको बता रखी है कि सेक्शंस के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ किसके अंदर इंक्लूड होगी और किसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद है इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अब ये बात ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपकी ड्यू डेट कैसे होगी, 15 जून तक जो है आपको 15% का टैक्स पे करना होगा एडवांस टैक्स। फिर उसके बाद आपको 15 सितंबर तक कितना पे करना होगा, 45% का। फिर 15 दिसंबर को कितना पे करना होगा, 75% का। फिर आपको जो आपका 15 दिसंबर है उसमें आपको पूरा 100% तक का टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह से ही आपका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाता है, उनकी इंस्टॉलमेंट भी बनाई जाती हैं। अब उसका एक बार टेबल ध्यान से देखना। अब जो मैं टेबल करा रही हूँ ये बहुत ध्यान से देखना। अब अगर आपकी ड्यू डेट है इंस्टॉलमेंट्स की, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आपका एक्चुअल में अमाउंट कितना पे किया जाना चाहिए, अमाउंट पेबल, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल में अमाउंट ऑन और बिफोर, या आप कह सकते हैं अप टू 15 जून तक कितना पे हो जाना चाहिए, वैसे तो 15% तक का पे हो जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर 15% तक का कोई भी पर्सन पे नहीं कर सकता तो एटलीस्ट वो 12% तक का पे ज़रूर करे। अगर लेस देन 12% है मान लो, तो क्या होगा, 1% का इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए लगेगा 1% पर मंथ का इंटरेस्ट रेट। बट अगर वहीं पर ही ये अगर 12% तक का पे कर देते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट है अप टू, अगर मैं बात कहूँ तो 15 सितंबर। अब यहाँ पे एक्चुअल में कितना पेमेंट हो जाना चाहिए, 45% तक का, ठीक है। बट अगर वो लेस देन है 36% से तो रेट कैसा लगेगा, 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर वही मैं बात कहूँ अप टू 15 दिसंबर, ठीक है, तो आपका एक्चुअल रेट कितना आ जाना चाहिए, 75% तक आ जाना चाहिए। लेकिन अगर 75% तक नहीं आता, अगर उससे लेस देन आता है, 75% से लेस देन आता है, तो उस केस में आपका वही लगेगा 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ्स। फिर नेक्स्ट है आपका, अगर आपका जो इंटरेस्ट है अप टू 15 मार्च तक
जो भी इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा कितना होता है, एट एंड 100% होता है। और अगर 100% से कम आता है, लेस देन 100% आता है, तो उस केस में भी आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 1% पर मंथ। बट यहाँ पे आपका सिर्फ 1 महीने का होगा, 1 मंथ का। ठीक है, तो ये टेबल है, इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरेस्ट से रिलेटेड तो ये टेबल ज़रूर बना के आनी है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे टेबल भी दे रखी है। अब एक्सेप्शन देखो कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपका शॉर्टफॉल भी हो जाता है एडवांस टैक्स में। कब? जब अगर आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया है या फिर आपने एस्टिमेट ही नहीं किया है कैपिटल गेन का अमाउंट, तब। और उसके बाद इन्होंने बोला कि जो अमाउंट ऑफ लॉटरी है या क्रॉसवर्ड पजल्स है या रेसेस है, अगर उनका अमाउंट आपका इंक्लूड है और आप उनको एस्टिमेट नहीं कर पाए हैं तो भी आपका जो है एडवांस टैक्स पर अगर शॉर्टफॉल भी हो जाए तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपकी किसी भी तरह की इनकम आपको रिसीव होती है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी और वो अक्रू और अराइज जो है वो फर्स्ट टाइम हो रही है इस हेड में, तो उस केस में भी आपका जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आप जो एसएससी है अगर उसने जो अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो है एडवांस टैक्स की वो ड्यू है, बट वहाँ पे इंस्टॉलमेंट 31 मार्च से पहले पहले हो चुकी हैं, वो वहाँ पे ड्यू नहीं है, तो आराम से एसएससी जो है उसकी पेमेंट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या है, जैसे आपने एसेस टैक्स की थी वैसे ही है यहाँ पे। टैक्स अगर ड्यू है रिटर्न इनकम पर तो इसका मतलब टोटल इनकम डिक्लेयर कब होगी, किस तरह से होगी, वही आपका टोटल इनकम के अंदर क्या आएगा। कोई भी आपका टीडीएस कटा है, टीसीएस कटा है, टैक्स रिलीफ कटा है और आपका टैक्स क्रेडिट अलाउड भी वहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें हैं। असेस टैक्स की बात करो या फिर आपका जो टैक्स बनता है ड्यू है उसकी बात करो तो वहाँ पे ये डिडक्शन ज़रूर होंगी आफ्टर द नेट टैक्स पेबल। जब तक कि नेट टैक्स पेबल नहीं आता, जो आपका टैक्स लाइबिलिटी आ जाता है उस टैक्स लाइबिलिटी में से ये चीज़ें कटेंगी। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो ये पॉइंट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। उसके बाद है एडवांस टैक्स लाइबिलिटी ऑन डिविडेंड इनकम। अगर डिविडेंड इनकम पर एडवांस टैक्स लाइबिलिटी की क्या बातें हैं, यहाँ पे देखो फाइनेंस एक्ट 2021 ने ये प्रोवाइड किया है कि अगर किसी भी तरह का शॉर्टफॉल हो जाता है इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और उसकी इंस्टॉलमेंट की, किसी भी तरह का अगर फेलियर हो जाता है और फेल हो जाते हैं इसको पे करने के लिए, तो उनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी फुल पेमेंट होगी वो बाद में पेमेंट हो जाएगी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में। अगर ये जो बेनिफिट है कुछ डीम्ड डिविडेंड्स जो हैं उनके लिए नहीं है, जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 22 और ई में बता रखे हैं। ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आपको देखो रेट्स दे रखे हैं इनकम टैक्स के फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो रेट्स हैं जो मैंने आपको पहले कराए हुए हैं ये वही रेट्स हैं। आपके जो रेट्स हैं आपको पता ही है कि अब न्यू स्लैब रेट्स अभी आया ही था तो उनके भी थोड़े रेट्स चेंज हैं, बट अभी आपके असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग यही रेट्स हैं। ठीक है, अब देखो रेट एक बारी 60 ईयर से ज़्यादा और 80 ईयर से कम की एज में 3 लाख पर नील होता है, 2 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% एंड बैलेंस पर 30%। ऐसे ही जो आपका इंडिविजुअल है जो कि सुपर सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन की बात थी, सुपर सीनियर सिटीजन में 80% से ज़्यादा की एज है तो उस केस में 5 लाख पर नील, नेक्स्ट 5 लाख पर 20% और नेक्स्ट जो भी बैलेंस बचेगा उसके ऊपर 30% का। उसके बाद है अदर इंडिविजुअल्स HUF, AOP और BOI। अगर 2.5 लाख पर नील हो जाएगा पहले 2.5 लाख पर, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पर हो जाएगा 5%, फिर नेक्स्ट 5 लाख पर 20% एंड नेक्स्ट जो बैलेंस है उस पर 30%। फिर आपको यहाँ पर न्यू स्लैब रेट्स दे रखे हैं, जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके अकॉर्डिंग भी दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि इंडिविजुअल और HUF का अगर सेक्शन 115 BAC को ऑप्ट करते हैं तो वो जो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स को पे करने के लिए लायबल नहीं है, यानी उनके ऊपर AMT का जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये आपका वो माइनर चाइल्ड से रिलेटेड वगैरह है, आपकी डिडक्शन से रिलेटेड है कि कौन कौन सी डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपका जो है रेट है, सरचार्ज के रेट्स दे रखे हैं और ये जो सरचार्ज के रेट्स हैं ये काफ़ी बार आ चुके हैं, जो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार करा चुकी हूँ।
ठीक है। अब आपने इसमें देखिए सरचार्ज का ये ध्यान रखना कि अगर 50 लाख से ज़्यादा की इनकम हो जाएगी तो ही सरचार्ज लगता है, अदरवाइज सरचार्ज नहीं लगता। और बहुत कम केसेस हैं जहाँ पर सरचार्ज लग रहा है आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। इस चैप्टर में मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी में सरचार्ज लग रहा है। तो ये वाला जो टॉपिक है आप बस एक बार रेट ज़रूर देख लेना कि किस किस तरह से आपके रेट्स हैं, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ और बता दूं, ये जो आपके हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, एवरी फर्म, लोकल अथॉरिटी, जो आपके क्वेश्चंस आगे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेशन में ये बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका जो इंडिविजुअल है उसी से रिलेटेड है जो आपके आगे के क्वेश्चंस होंगे। तो इनके हमें रेट्स ध्यान रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। और ये सबको पता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का लगता है, ठीक है। अब आप फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखो। श्री बोस हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग इनकम्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 to 23। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यहाँ पे अब देखो टैक्सेबल बोल रखा है। टैक्सेबल मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कहीं भी बोल रखा हो तो इसका मतलब आपको कंप्यूटेड दे रखी है, आपको किसी भी तरह का एनुअल वैल्यू नहीं निकालना या किसी भी तरह की स्टैंडर्ड डिडक्शन इसके अंदर नहीं देनी है। इसी तरह से अगर सैलरी के पास भी टैक्सेबल आता सॉरी, तो आप किसी भी तरह की स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देते। फिर नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, वो भी टैक्सेबल है, ठीक है। उसके बाद है आपका डिविडेंड फ्रॉम एक्स कंपनी और फॉरेन कंपनी का है। आपको ये ध्यान होना चाहिए आपका अगर डिविडेंड फॉरेन कंपनी का है चाहे इंडियन कंपनी का है, दोनों कंपनी का डिविडेंड आपके पास रहता है, ठीक है, टैक्सेबल होता है, कहने का मतलब ये है। अब आपने इंस्टॉलमेंट्स डिटरमाइन करनी है एज एडवांस टैक्स की। तो मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे अब पेमेंट्स के ऊपर ही है और डेट आपको याद होनी चाहिए, ड्यू डेट जो इंस्टॉलमेंट्स की होती है। हमें देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। सबसे पहले हम बेटा क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जितने भी हेड्स हैं उनकी सारी ले लेंगे इनकम। इनकम फ्रॉम एचपी, मैं एचपी लिख रही हूँ नॉर्मल। हाउस प्रॉपर्टी आपको दे रखी है 65,000 रुपीज़ की। उसके बाद अगर आप इनकम दे रखी है आपको प्रोफेशन की, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, अभी जो प्रोफेशन की इनकम आपको दे रखी है ये भी टैक्सेबल है, तो 7,07,500 दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको डिविडेंड दे रखा है, और डिविडेंड आपकी किस में आती है बेटा, अदर सोर्स पे आती है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि अदर सोर्स की इनकम है और अदर सोर्स की इनकम में डिविडेंड है। अभी डिविडेंड आपको कितना दे रखा है, 10,000 रुपीज़ का दे रखा है, तो 10,000 रुपीज़ लिख देंगे। अब इसका टोटल कर लो तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो आ जाएगा 7,82,500 का, GTI ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब आपकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं दे रखी, जो भी आपकी डिडक्शंस आती हैं अंडर सेक्शन 80C to 80U, तो वो आपकी आ जाएंगी निल, क्योंकि कुछ भी डिडक्शन नहीं गिवन। अब आप क्या बोलेंगे, टैक्स पेबल, टैक्स लाइबिलिटी या फिर टैक्स पेबल या लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी है, 7,82,500 की, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से टोटल इनकम आ गई, सॉरी ये आपकी आई टोटल इनकम, ठीक है। अभी जो टोटल इनकम आई, अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। अब टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले सबसे पहले मैं हेडिंग डालूंगी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी का कंप्यूटेशन। ये चैप्टर्स मैंने आपको डिटेल में करा रखे हैं, टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम किस किस तरह से निकालते हैं। अब टैक्स किस पर निकालना है हमें, इसके ऊपर। अब पर्सन की हमें एज नहीं दे रखी, इसका मतलब हम मान लेंगे कि नॉर्मल इंडिविजुअल है, और नॉर्मल इंडिविजुअल की इनकम पर टैक्स किस तरह से लगता है, पहले 2.5 लाख पर लगता है निल, ठीक है, और नेक्स्ट 2,50,000 पर लगेगा 5% का। अब इसका 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12,500। उसके बाद ये आपका 5 लाख तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस जो आपका बच रहा है वो बच रहा है 2,82,500 का। अब इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 20% के रेट से
तो हमारा आ जाएगा 56,500। तो टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कितनी बनी, 69,000 रुपीज़ की। अब ये जो इनकम है आपकी, ये 5 लाख से कम की तो है नहीं, तो आपको रिबेट तो मिलेगा नहीं। अब ये 50 लाख से ज़्यादा भी नहीं है, तो आपको सरचार्ज पे करना ही नहीं है। आप सीधा आप क्या करोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करोगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने का लगता है, इसका 4% का लगता है। अब 4% का अगर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2760 का। ठीक है, तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 171,760 की। ठीक है, अब ये टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब आगे देखो, अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनी है 71,760। अब मैंने आपको बोला था जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, अब उसके अंदर से आपको 4 डिडक्शंस देनी है। सबसे पहली डिडक्शन हमें कौन सी देनी है, जो भी आपका टीडीएस है वो। दूसरी डिडक्शन देनी है टीसीएस की। तीसरी आपको डिडक्शन देनी है जो भी आपका टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया गया है या फिर आपको रिलीफ मिला है अंडर सेक्शन 89। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी तरह की आपको कोई भी डिडक्शन नहीं दी गई है, यानी कि आपका टीडीएस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये नील हो जाएगा। उसके बाद ये आपकी बन गई एक्चुअल में पूरी टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि ये वाला जो टैक्स है इसको हम बोलेंगे एडवांस टैक्स पेएबल। क्या बोलोगे, एडवांस टैक्स पेएबल। अब ये जो एडवांस टैक्स पेएबल आया है, अब इसकी इंस्टॉलमेंट्स बनानी है। अब इंस्टॉलमेंट्स कैसे बनाओगे, आप लिखेंगे अमाउंट पेएबल ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी, कितना अमाउंट पे होगा हर एक इंस्टॉलमेंट पर, अप टू 15 जून। अब 15 जून तक हमें कितना पे करना होगा, 15%, इतना ध्यान है। अब 15% किसका पे करोगे, ये वाले का 71,760 का। 15% कितना बनेगा, 10,764। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी 10,764 की। दूसरी इंस्टॉलमेंट बनेगी अप टू 15, एक तो जून हो गया, उसके बाद सितंबर की। इसमें कितना बनता है, 30% का, क्योंकि हमें एक्चुअल में कितना करना होता है, 45% का। अब 45 में से 15% पहले दे दिए तो कितना बचा, 30%। 30% का 71,760। अब ये चीज़ आपको तभी समझ आएगी अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि पहले वो देख लो। ठीक है, अब इसका आप इंस्टॉलमेंट 30% का निकाल लोगे, तो निकालने के बाद क्या आ जाएगी, 21,528। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी अप टू 15 दिसंबर की। अब 15 दिसंबर भी 30 तक जाएगा, यानी कि 75 बनता है वैसे तो, और 45 तक यहाँ पे कर चुके हैं, तो आपका 30 बनेगा। तो 30% किसका निकालोगे, वही 71,760 का। तो इसकी भी इंस्टॉलमेंट आएगी 21,528 की। क्लियर है। उसके बाद लास्ट जो इंस्टॉलमेंट होती है हमारी, वो 100% तक की होती है। तो अप टू 15 मार्च कितनी बनेगी, 100% की इंस्टॉलमेंट होती है। 100 में से एक्चुअल में आप कितना पे कर चुके हैं, ऊपर तक 75% पे कर चुके हैं, बाकी की कितनी बची, 25%। तो ये जो 25% है इसका निकालेंगे 71,760 पर, तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 17,940। अब अगर आप इसका टोटल भी करेंगे तो 71,760 आएगी, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स को पे करोगे। इस तरह से आपने क्वेश्चन को करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, वो मैं आपको बुक में ही समझा रही हूँ, तो आप वो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन मैं आपको करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है यार, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को समझ आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेंगी। अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसमें क्या है, आपका मिस्टर एक्स दे रखा है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, 5,27,500 की इनकम उसकी दे रखी है। कंप्यूट करना है आपने एडवांस टैक्स, और यहाँ पे देखो इंस्टॉलमेंट में इन्होंने बोल रखा है कि आपका टीडीएस भी कटेगा 180 का।
अब आपको टोटल इनकम कितनी तरह की है, 5,27,500 की। अब आपको टोटल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने किया था, सारी हेड्स की इनकम को ऐड किया, अगर कोई डिडक्शन है तो माइनस करने के बाद टोटल इनकम निकाली। तो ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली में आपको कंप्यूट करके दे रखी है। फिर नेक्स्ट है, अब आपने क्या करना है, टैक्स निकालने की, टैक्स लाइबिलिटी कितनी है, तो 5,27,500 पर सबसे पहले 2.5 लाख के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर फिर से नहीं बोल रखा है कि एज क्या है पर्सन की, तो आप यही मान के चलेंगे वो नॉर्मल इंडिविजुअल है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल के हिसाब से सबसे पहला 2.5 लाख वाली जो आपकी स्लैब रेट है वो आएगी। तो पहले 2.5 लाख पर नील, दूसरे 2.5 लाख पर 5%, फिर उसके बाद जो बैलेंस बचा 27,500, उसके ऊपर 20% का लगेगा, उसको ऐड कर देंगे तो आपका आया 18,000। अब इस 18,000 के ऊपर आप क्या करोगे, अब ये आपका जो इनकम है ये 5 लाख से कम नहीं है, तो आपको कोई रिबेट मिलना नहीं है, सरचार्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो आपको पे करना नहीं पड़ेगा सरचार्ज, तो डायरेक्ट हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया। उसके बाद टीडीएस जो आपको 180 का दे रखा था वो माइनस करोगे, टैक्स पेबल आ जाएगा। अब उसकी इंस्टॉलमेंट्स कैसे निकालोगे, पहले 15 जून पर निकालोगे 15% की, फिर नेक्स्ट 15 सितंबर पर 30%, 15 दिसंबर पर 30% एंड 15 मार्च पर 25%, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई थी। सेम ऐसे ही करना है। अब आपका ये जो चैप्टर है थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।